इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, जिसको ईटीएस भी बोला जाता है। तो ये मेटाबॉलिक पाथवे है जो ये ईटीएस सिस्टम, ये कहाँ पे होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, थ्रू विच इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर, जिसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के पास पहुंचते रहते हैं। तो जैसे नाम से पता लग रहा है, एक सिस्टम होता है अलग अलग मॉलिक्यूल का, जिसमें इलेक्ट्रॉन से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते रहते हैं। जैसे एन प्लस में एच पॉजिटिव एंड FADH2, जो कि ये बने थे कहाँ पे? क्रैब साइकिल के अंदर ये मॉलिक्यूल। तो थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो इनका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है इनको, इनमें से हाइड्रोजन है वो रिमूव किए जाते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन आर पास्ड ऑन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं तो उनको ऑक्सीजन के पास पहुंचाया जाता है, और ऑक्सीजन क्या करता है फिर? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर फिर वाटर को बनाते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH प्रोड्यूस्ड बाय NADH डिहाइड्रोजनेज, जो इलेक्ट्रॉन निकालने का जो काम करता है NADH से, तो वो कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर 1। तो ETS के अंदर हम टोटल 5 कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, और इनको हमने यहाँ पे रेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो जो NADH डिहाइड्रोजनेज है, ये क्या करता है? NADH से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है, और उसको किसके पास भेज दिया जाता है? यूबिक्विनोन के पास। यूबिक्विनोन एक वैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को मूव करता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन, ये भी इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होता है। और यूबिक्विनोन है जो, वो साथ में इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिसीव करता है? FADH2 कॉम्प्लेक्स नंबर 2 होता है जो, ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा? जो FADH2 से। और FADH डिहाइड्रोजनेज है, वो क्या करता है इसको, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 कहलाता है, तो वो FADH2 से इलेक्ट्रॉन लेके यूबिक्विनोन के पास भेजता है। तो यूबिक्विनोन ही सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, अलग अलग जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन, और जैसे इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा ये रिड्यूस हो जाता है, और जो रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन है इसी को यूबिक्विनोल बोला जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं उसको ये आगे भेज देता है किसके पास? साइटोक्रोम C के पास। और ये साइटोक्रोम C के पास जो इलेक्ट्रॉन भेजता है वो किसके द्वारा भेजता है? कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के द्वारा, और ये 3 का नाम क्या है? साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। तो कई बार इन कॉम्प्लेक्स के नाम ही पूछ ले जाते हैं, तो अलग अलग कॉम्प्लेक्स यूज किए जाते हैं इसमें। और साइटोक्रोम C क्या है? एक छोटा प्रोटीन होता है, स्मॉल प्रोटीन, जो कि आउटर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन की जो आउटर सरफेस है, जो मैट्रिक्स से दूसरी साइड में है, एंड एक्ट एज ए मोबाइल कैरियर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 एंड 4। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और 4 के बीच में जो ये साइटोक्रोम C है, ये आगे एक मोबाइल कैरियर का काम करता है। मोबाइल मतलब ये अपनी जगह चेंज करके जाएगा। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है वो क्या है? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स होता है ये। तो एक प्रकार का एंजाइम ही है, जो कि क्या करेगा? साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो साइटोक्रोम का क्या कर दिया उसने? ऑक्सीडेशन। तो नाम से ही पता लग रहा है, साइटोक्रोम C का क्या कर देता है? ऑक्सीडेशन। और इसी की वजह से साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहलाता है। कंटेनिंग साइटोक्रोम्स A एंड A3, इसके पास A और A3 अलग अलग टाइप के साइटोक्रोम्स होते हैं, एंड 2 कॉपर सेंटर, साथ में इसके पास 2 कॉपर आयन प्रेजेंट होते हैं। फाइनली इलेक्ट्रॉन कपल्ड, और बाद में जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आए हुए हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास। तो उसके बाद जो फाइनली इलेक्ट्रॉन्स को कपल्ड टू ATP सिंथेज, ATP सिंथेज के पास भेज दिया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो 5th का काम करेगा। और वो क्या करेगा फिर? इलेक्ट्रॉन्स को लेके ATP है वो बनाता रहता है, किससे? ADP से। और किससे? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। मतलब वो ADP में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करता रहता है और ATP बनाता रहता है। तो ATP सिंथेज एक एंजाइम है जो फाइनली ATP बनाएगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 होता है। उसके बाद ATP सिंथेसिस कैसे की जाती है? नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। तो इलेक्ट्रॉन डोनर जैसे यूबिक्विनोन था, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था दोनों से, NADH से भी और FADH2 से भी। और डिपेंड करता है कि हम किससे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। यदि NADH से रिसेप्ट कर रहे हैं तो वहां से 3 मॉलिक्यूल ATP के बनते हैं, एक NADH से। और जबकि FADH2 यदि हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में, तो उसमें से एक मॉलिक्यूल में से, FADH2 में से 2 मॉलिक्यूल है वो ATP के बनते हैं। तो हमारा फाइनल मकसद ATP सिंथेसिस करना ही होता है, किसी भी टाइप की जो एनर्जी करेंसी बन रही है उनसे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज यूटिलाइज्ड इन सिंथेसिंग ऑफ ATP विद द हेल्प ऑफ ATP सिंथेसिस। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करता है? ये ATP को ही बनाता है, किसकी मदद से? जो एक एंजाइम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर 5, जिसको बोलते हैं ATP सिंथेज। कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर कंपोनेंट F1 एंड F0। तो इसके 2 कंपोनेंट होते हैं,
F1 होता है एक, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया था, जो क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं ये। तो एटीपी सिंथेज का काम तो एटीपी सिंथेसिस करना ही होता है, और इसकी स्ट्रक्चर भी सेम ही होती है। तो F1 हेड फीस, तो हेड रीजन में पाया जाता है। F1 क्या करता है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन का काम करता है, जो हमने वहाँ भी देखा था, एक चैनल प्रोवाइड करता है, एंड कंटेन्स साइट्स फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एटीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये पेरिफेरल मेम्ब्रेन मतलब ये बाहर की तरफ प्रोटीन होता है, चैनल का काम तो F0 करेगा, तो ये बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन के प्रोटीन, और ये क्या करता है, एक ऐसी जगह इसके पास होती है जो कि एटीपी बनाती रहती है एडीपी से। एफ नोट क्या करता है, ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, जो कि बिल्कुल मेम्ब्रेन के बीचों बीच पास हो जाता है, और जो एक चैनल का काम करेगा, और वो क्या करता रहता है, जो प्रोटॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन्स को इनर मेम्ब्रेन के क्रॉस क्या करता है, पास करता रहता है। और जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था, जैसे जनरेटर होता है, वो जैसे उसके ऊपर टरबाइन के ऊपर पानी गिरता है, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट में, तो जैसे पानी नीचे गिरता रहेगा ऑटोमेटिकली, तो वो जनरेटर को घुमाता रहता है और बिजली वहाँ पे बनती रहती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इसी प्रकार से यह भी हम एटीपी जनरेटर के रूप में समझ सकते हैं। जैसे प्रोटॉन इसमें से पास होते रहेंगे तो वो एटीपी बनाता रहेगा, जो एटीपी सिंथेज है। तो ये बड़ा ध्यान रखने की बात है कि F1 है वो क्या करता है, मेनली एटीपी सिंथेसिस का काम करता है, जबकि F0 है वो एक चैनल का काम करता है, जो कि प्रोटॉन को मूव करने देता है। फॉर ईच 2 एटीपी प्रोड्यूस्ड 2 प्रोटॉन पासेज फ्रॉम थ्रू F नोट फ्रॉम इन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रोपोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रोपोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है जहाँ पे एक हमारा जो चार्ज है वो ज़्यादा है, एक जगह पे चार्ज कम है। तो जो प्रोटॉन है वो यहाँ पे मैट्रिक्स की तरफ भेजे जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में हमने देखा था, जब हम वहाँ पे एटीपी सिंथेसिस पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे आउटसाइड भेजे जा रहे थे, स्ट्रोमा से बाहर भेजे जा रहे थे प्रोटॉन, लेकिन यहाँ पे अंदर की तरफ भेजे जा रहे हैं। कहाँ से, इंटर मेम्ब्रेन जो स्पेस है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, दो मेम्ब्रेन की बनी होती है, तो उन दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। तो वहाँ पे ये प्रोटॉन इकट्ठे होते रहते हैं, और वो हम डायग्राम में देखेंगे कैसे इकट्ठे होते जा रहे हैं ये। और उसके बाद उस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में से जो हाइड्रोजन है उनको इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भेजा जाता है, और जैसे ही बार बार जाएंगे किसके थ्रू, एफ नोट के थ्रू, तो वो एटीपी सिंथेसिस है वो करता रहता है। तो हम डायग्राम से इसका आइडिया लेते हैं। तो जैसे ये हमारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेन बात है ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, और माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पे अलग अलग कॉम्प्लेक्स है वो देख सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड कॉम्प्लेक्स है, ये थर्ड कॉम्प्लेक्स है, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ है। एटीपी सिंथेज जिसका नाम लिख रखे है, फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें क्या होता है, जो NADH प्लस में H पॉजिटिव है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, किसके द्वारा, यूबिक्विनोन एक्सेप्ट करता है, और FADH2 से भी जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी यूबिक्विनोन एक्सेप्ट करेगा। ये जो Q है, Q यूबिक्विनोन के लिए आया है, Q नोल बनाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन जो लेके आते हैं FADH2 से जो इलेक्ट्रॉन लेके आएगा किसके पास, यूबिक्विनोन के पास, वो कौन है, FADH2 डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जिसको बोलते हैं। और जबकि NADH2 से जो इलेक्ट्रॉन क्यूनोन के पास लेके आता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट होता है। ये क्या है, ये मैट्रिक्स है, और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, या फिर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। जो दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है वो है यहाँ पे, और ये मैट्रिक्स में ये प्रोसेस होती हैं। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है यूबिक्विनोन से फिर कहाँ पे भेज दिए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड के पास। और कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड है वो इलेक्ट्रॉन को किसके पास भेज देता है, साइटोक्रोम C के पास। और साइटोक्रोम C जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा वो चल के जाएगा किसके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास, साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं। और वो फाइनली किसको इलेक्ट्रॉन देगा, फिर ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन क्या करेगा, फिर प्रोटॉन्स के साथ मिलके क्या कर लेता है, वाटर बना लेता है। और इसी प्रोसेस में जो हाइड्रोजन है वो बाहर की तरफ इकट्ठे होते रहते हैं इसी में, और वो हाइड्रोजन जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स को फिर ये एटीपी सिंथेज है वो IMM जगह से, मतलब जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है उसमें से, फिर एक तो इसमें चैनल का काम करेगा और एक एटीपी सिंथेज का काम करता है। तो इसमें क्या होएगा, जैसे जैसे प्रोटॉन इसमें से पास होते रहेंगे तो एटीपी है वो सिंथेसिस होती रहेगी। कैसे बनेगी वो, तो इसमें हम देख सकते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में देखेंगे। तो ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड फॉर द फॉस्फोरिलेशन। जो ऑक्सीजन है वो यूज की जाती है किसके लिए, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना है
उसके लिए, ताकि जो फॉस्फोरिलेशन है उसको किया जा सके, मतलब जो एटीपी सिंथेसिस है वो की जा सके। रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू टर्मिनल स्टेज ऑफ प्रोसेस। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में हम समझ भी रहे हैं कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे, और जो कंप्लीट एरोबिक प्रोसेस है, एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस, उसमें हम देख रहे हैं ना तो कहीं पे टीसीए में हमने देखा ऑक्सीजन यूज होती हुई, ना कहीं ग्लाइकोलाइसिस में देखा ऑक्सीजन का कोई यूज, जबकि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वहां पे आके ही केवल ऑक्सीजन का यूज हम देख पा रहे हैं। हालांकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें ऑक्सीजन क्रूशियल रोल प्ले करता है, और वो रोल लास्ट वाले स्टेप में शो करता है ये। येट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वाइटल, फिर भी जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। सिंस रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम सिस्टम, क्योंकि ये हाइड्रोजन को कम करती रहती है। बाहर की तरफ हाइड्रोजन है वो ज़्यादा बनाए रखे जाते हैं, और अंदर हाइड्रोजन को कम करने का काम, प्रोटॉन को कम करने का काम ऑक्सीजन का होता है, वाटर में बदल देती है। ऑक्सीजन एक्ट एज ए फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, और ऑक्सीजन ही एक फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर का काम करती है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर हमको पता होनी चाहिए। इसके अंदर हम जैसे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है वो देख पा रहे हैं यहाँ पे, और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस किसके बीच में होता है, दो मेम्ब्रेन के बीच में। जैसे आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, और इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है जिसको क्रिस्टा बोला जाता है। और इसी मेम्ब्रेन के ऊपर ही हम जो प्रोसेस हैं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हमने अलग अलग कॉम्प्लेक्स देखे हैं, वो इसी मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम यदि इसका जूमिंग करके देखें तो जूमिंग से जो एक पिक सामने आएगी वो हमारे पास ये रहेगी। जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के इस साइड में जो NADH है और FADH2 है, तो वो उनके पास प्रोटॉन होते हैं, और प्रोटॉन को जब इनका इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलते हैं ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स के जरिए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है, इनके जरिए जब इनमें से NADH और FADH2 में से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे NADH में हम देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के, और साथ में दो इलेक्ट्रॉन निकल के वो कहाँ पे जाएंगे, वो आगे आगे मूव करते हुए चले जाएंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, अब इसके पास आगे यूबिक्विनोन के पास, और यूबिक्विनोन इसी प्रकार से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो FADH2 भी इसी तरीके से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ता है, और वो प्रोटॉन्स को बाहर की तरफ रिलीज करते रहते हैं। जो NADH है और FADH2 जो इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर करते ही हैं, जैसे एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में जो दो डॉट देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव करते रहते हैं एक साइड से दूसरी साइड में, तो साथ में ये प्रोटॉन्स होते हैं जो उनको बाहर की तरफ धकेलते रहते हैं। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के बीच में ये इस साइड वाली मैट्रिक्स है जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स शो कर रहा है नीचे वाली साइड में। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में कौन एक्सेप्ट कर लेता है, जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, और जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और जो हाइड्रोजन एटम है फिर ऑक्सीजन के साथ मिलकर वो किसके रूप में बाहर निकल जाएंगे, वाटर के रूप में। और जबकि जो बाहर की तरफ एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बना हुआ है, तो वो किसके द्वारा, ATP सिंथेज के द्वारा इस चैनल में से पास किया जाएगा, और साथ में जो ATP है वो इसमें बनते रहते हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं जो ये ATP है वो यहाँ पे स्टार्ट बन रहे हैं, और उसके बाद प्रोटॉन्स को अंदर वाली साइड में लेके आया जा रहा है। तो ATP इस तरीके से बनते रहते हैं।